भारत का भूगोल कर रहे थे हम, ठीक है। आज का टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। इसमें भूतापीय ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा संसाधन है। धरातल से नीचे की चट्टानों तथा भूमिगत जल गर्म रहता है, जिसका कारण पृथ्वी के अंतःस्थल का गर्म होना, चट्टान स्तरों का दबाव तथा रेडियोधर्मी तत्वों का विखंडन है। 3 कारण बताने हैं आपने। आपसे पूछेगा कि धरातल के नीचे की चट्टानें तथा भूमिगत जल गर्म रहता है, क्यों? 3 कारण पूछेगा। नंबर 1, पृथ्वी के अंतःस्तर का गर्म होना, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया चट्टान संस्तरों का दबाव, प्रेशर से भी हो सकता है। और तीसरा रेडियोधर्मी तत्वों का विखंडन। 3 ऑप्शन दे दिए, चौथा एक और ऑप्शन देगा। आपने या तो उस ऑप्शन को ढूंढना है जो गलत होगा, या आपने बोलना है तीनों सही है। क्या बोलना है? ये तीनों सही है। यही क्वेश्चन होते हैं प्री के। क्या होते हैं? प्री में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके 3 स्रोत हैं। कहाँ पहुंच गए भाई? इसके 3 स्रोत हैं। यथा जब वहां से बोलने को मैं बोल दूं, जब दिख ही नहीं रहा तो उसको वीडियो में कैसे देखेंगे लोग? नंबर 1 अधोभौमिक गर्म जल, अधोभौमिक गर्म जल। नंबर 2 मिश्रित मंडल, एस्थेनोस्फीयर का गर्म मैग्मा। नंबर 3 गर्म चट्टानें, हॉट ड्राई रॉक्स। ठीक है, इन तीनों को भी फिर स्रोत को भी याद करना है आपने। नंबर 1 अधोभौमिक गर्म जल, नंबर 2 मिश्रित मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर का गर्म मैग्मा, नंबर 3 गर्म चट्टानें यानी हॉट ड्राई रॉक्स। भारत में भूतापीय ऊर्जा का विभव लगभग 600 मेगावाट है। क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी का विभव कितना है? आंसर 600 मेगावाट। देश में लगभग 113 उष्ण जल स्रोत तथा 340 स्थान हैं जहां से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों यथा आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना, फिर आपको ये ना मैच करने के लिए बोलेगा। जैसे बोलेगा मणिकरण साहब कहाँ है, तो हिमाचल में है। खम्मम कहाँ है, तेलंगाना में है। पूछेगा तातापानी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपने, क्योंकि भूतापीय जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है यहाँ पर, तो भूतापीय विद्युत संयंत्र बताने आपने कि खम्मम आपका तेलंगाना में पड़ता है, मणिकरण साहब आपका हिमाचल में पड़ता है, गुरुद्वारा साहब भी है वहाँ पे, और तातापानी कहाँ पड़ता है आपका? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये तीनों को याद कर लो, ठीक है। तो अपने आप मैच करने के लिए आएगा तो आपने बताना है। ताता पानी, ताता तो हम भी बोलते हैं, उत्तराखंड में भी ताता ही बोलते हैं गरम को, ताता पानी, है ना। ध्यातव्य है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जा रही है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, विद्युत संयंत्र तो हैं, भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं 3 जगह पर, लेकिन भारत की पहली जो भूतापीय विद्युत परियोजना है वो कहां पर की जा रही है? फिर एक सिंगल क्वेश्चन बन गया, कहां पर की जा रही है? तब आपने बोलना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में, पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जा रही है। आगे ज्ञातव्य है कि विश्व में भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों का सबसे बड़ा समूह कैलिफोर्निया के भूतापीय क्षेत्र गीजर में स्थित है। कैलिफोर्निया प्रांत आपको पता है यूएसए में है। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में है। उस कैलिफोर्निया का जो भूतापीय क्षेत्र है, जियोथर्मल एरिया है, वहाँ पे गेजर्स हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा समूह कैलिफोर्निया के भूतापीय गेजर क्षेत्र में स्थापित की गई है विश्व की भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा। इतना क्लियर हो गया। अब कैलिफोर्निया प्रांत आपका यूएसए में है। यूपीएससी कैसे पूछती है, देखो। यूपीएससी ने पूछा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किस देश का भाग है? क्या पूछा? अब क्या है कि 99% लोगों को पता है कि कैलिफोर्निया प्रांत यूएसए में है। कहां पर है? लेकिन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज अ पार्ट ऑफ मैक्सिको। किसका पार्ट है? इसलिए यूपीएससी ने पूछा, क्योंकि मैक्सिको का एक आपने देखा होगा जब मैप बनाते हैं तो ये मैक्सिको है ना, ये बीच वाला पार्ट यूएसए के नीचे, तो ये जो एक भूखंड निकला हुआ और उसके बीच में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। तो पूरी की पूरी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किसका पार्ट है?
मैक्सिको का पार्ट है। इतना क्लियर हो गया। वर्तमान में भारत की भूगर्भीय ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 10,000 मेगावाट है। भूगर्भीय ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है? सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, आपने बोलना 10,000 मेगावाट। आगे बढ़िए भाई। शीर्ष भूतापीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे इंडोनेशिया है, नंबर 2 पे सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया। अभी तक, आने वाले समय में हो सकता है कोई और हो जाए, लेकिन फिलहाल सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया। तीसरे नंबर पे फिलीपींस। फिलीपींस, इसके 3 आइलैंड बताए थे मैंने, कुछ याद है? पालावन, लुजोन और मिंडानाओ बताए थे। ये 3 आइलैंड याद करने हैं फिलीपींस के। चौथे नंबर पे टर्की है, 5वें नंबर पे न्यूजीलैंड है। कितना क्लियर हो गया? देशों में जब हम बोलते हैं तो यूएसए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की, न्यूजीलैंड। आगे भारत में क्या है? अच्छा, भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले शीर्ष राष्ट्र, सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा कौन पैदा कर रहा है? नंबर 1 पे यूएसए, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे फिलीपींस, चौथे नंबर पे टर्की, 5वें नंबर पे न्यूजीलैंड। वही है क्या? सेम वही है? नहीं, लिस्ट वही थी, दोनों एक ही हैं, तो सेम हो रहे हो। चलो आगे। नई प्रौद्योगिकी, प्रधानमंत्री जीवन योजना। अब प्रधानमंत्री जीवन योजना, जी के बीच में डैश लगाना जरूरी है, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सात मार्च 2019 को प्रधानमंत्री जीवन योजना जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण को अधिसूचित किया गया है। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण को अधिसूचित किया गया है। तत्पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जीवन योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के लिए 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 1969.50 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य अधोलिखित हैं यथा। आगे नंबर 1 उद्देश्य, द्वितीय पीढ़ी के एथेनॉल उत्पादक परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहन। एथेनॉल उत्पादन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जितने भी चीनी मिले हैं उनको बोला जा रहा है, डिस्टिलरीज हैं उनको बोला जा रहा है कि भैया क्या करो, एथेनॉल। किसानों को उनके बेकार कृषि अवशेष के लिए आय प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। कृषि अवशेष मतलब पराली जला देता है किसान, तो उसको बोला जा रहा है भाई जला मत, पैसे ले और हमें दे। सरकार उसका क्या करेगी? यूज करेगी। अब क्या यूज करेगी वो आगे पढ़ेंगे। देश के मतलब जीवाश्म ईंधन बनाने में यूज करेगी। अगला, देश के जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता में 10% की कमी करने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करना। जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता को 10% तक कम करना है। वो कब करेंगे? जब हम पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलाकर क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर हो गया? एथेनॉल उत्पादन की द्वितीय पीढ़ी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण करना, इंडिजीनियस करना उसको। द्वितीय पीढ़ी प्रौद्योगिकी बोलते हैं टेक्नोलॉजी को। दूसरी पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इंडिजीनियस करना उसको, ठीक है, एथेनॉल उत्पादन। आगे, बायोमास ऑब्लिक फसल अवशेषों को जलाने के कारण उत्पादन पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना। दिल्ली आपको पता ही है दिवाली के आसपास क्या हो जाता है ना। इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर की 12 तथा प्रदर्शन स्तर की 10 दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय मदद की जाएगी। पहला चरण 2018-19 से 2022-23 इस अवधि में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। और दूसरे चरण में 2020-21 से 2023-24 इस अवधि में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को मदद की व्यवस्था की गई है। इन परियोजनाओं के तहत दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बार बार ध्यान दें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्राकृतिक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
ठीक है। 2022 तक पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 10% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब इसको ध्यान देना आपने, 10% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एथेनॉल की कीमत ज़्यादा रखने और एथेनॉल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद 2017-18 के दौरान एथेनॉल की खरीद 150 करोड़ लीटर ही रही। हालांकि यह देश भर में पेट्रोल के एथेनॉल के 4.22% मिश्रण के लिए पर्याप्त थी। 10% करना था, खाली 4.22% मिला एथेनॉल, तब क्या करेंगे? योजना कैसे सफल होगी, है ना। एथेनॉल इसी वजह से बायोमास और अन्य कचरों से दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल प्राप्त करने की संभावनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तलाशी जा रही है। इससे ईबीपी कार्यक्रम के तहत किसी तरह होने वाली कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना इसी को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। इसके तहत देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल क्षमता विकसित करने और इस नए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना का दूर दूर तक पता नहीं चल रहा कि है क्या उसका उद्देश्य, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके तहत, जीवन योजना के तहत प्रधानमंत्री दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल क्षमता विकसित करने और इस नए क्षेत्र में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया है? प्रयास किया गया। आगे बढ़ो। इस योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी, फिर इसको याद करना आपने, किसको दिया गया है? सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है। ध्यातव्य है कि भारत सरकार की ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, ईबीपी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ईबीपी, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जरिए पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है। पूछेगा ईबीपी का उद्देश्य क्या था जो 2003 में प्रारंभ की गई थी? इसका उद्देश्य एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, ईबीपी। अब बताओ, बी मतलब ब्लेंडेड, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसका उद्देश्य क्या था? 2003 में क्यों शुरू किया? नंबर 1 उद्देश्य, पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना। दूसरा, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना। तीसरा, कच्चे तेल के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा बचाना। इतना समझ में आ गया? विदेशी मुद्रा कैसे बचेगी? क्योंकि जो हम पेट्रोल लेते हैं वो डॉलर में लेते हैं, डॉलर हमारे पास रहेगा। 10% जो इथेनॉल हम मिला रहे हैं अपने देश का, उसकी वजह से वो 10% के जो हमने और खरीदना था वो डॉलर हमारे रिजर्व, फॉरेन रिजर्व में रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन क्या है? वर्तमान में ईबीपी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 21 राज्यों और 4 संघ राज्य प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कंपनियों के लिए पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है। आगे, हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन को वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल और उसके उत्पादन तथा भंडारण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास परियोजनाएं। अनुसंधान मतलब बोलते हैं रिसर्च, विकास बोलते हैं डेवलपमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भैया भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। क्या है? मैंने बताया भी था, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन है। उसके बाद कौन है? हीलियम, है ना। तो विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप बनाने, हम हाइड्रोजन ऊर्जा पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से इसके कार्यान्वयन पर नजर रखने, हम नीतियों के निर्माण के लिए वर्ष 2003, फिर दोबारा 2003 को याद रखना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड 2003 का गठन किया गया। परिवहन यानी यातायात में उपयोग तथा विकेंद्रित ऊर्जा उत्पादन के लिए आंतरिक दहन इंजनों में हाइड्रोजन के सीधे इस्तेमाल के साथ फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को प्रदर्शित किया गया है। हाइड्रोजन पर आधारित छोटे जनरेटर्स, दुपहिया वाहन और कैटालिटिक बर्नरों को विकसित और प्रदर्शित किया गया है। आने वाले समय में आपकी स्कूटी, कार, बसें और बहुत सारी चीजें हाइड्रोजन से चलेंगी। समस्या हाइड्रोजन की क्या है? विस्फोटक होती है।
क्या होती है, उसी का काम चल रहा है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। हम देख रहे हैं, हमने बजट पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि यार जब हम आयात करते हैं तो सबसे बड़ी मद क्या होती है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। क्या होती है यार, वो अगर 20 पैसा बच जाएगा हमारा तो कितने डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब हाइड्रोजन तो ऐसा है नहीं कि कहीं से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन तो हम खुद भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आने वाले समय का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन है। वो 20 पैसे, वो 1 रुपये बताया था मैंने, 1 रुपया सरकार का कहाँ से आया कहाँ गया। या आयात में सबसे बड़ी मद क्या थी, क्रूड ऑयल थी। तो क्रूड ऑयल नहीं मंगाना पड़ेगा, ये तो वो भी समझ गए अरब देश कि भैया ज़्यादा समय नहीं है, हमारे तेल की जो राजनीति है वो ज़्यादा चलेगी नहीं। हमारा तेल का जो क्या है, जिसकी वजह से हम पूरे विश्व को क्या करते हैं, धमकाते हैं, या अपनी मन मर्जी के रेट जो हम क्या करते हैं, वो नहीं चलेगा अब ज़्यादा। ठीक है, आप खुद ये लगाओ कि अगर देश में अगर 50 लाख लोग भी अगर बैटरी चलित स्कूटियों का प्रयोग कर रहे होंगे ना, तो आप खुद सोच लो कि आप कितना पेट्रोल भराते हो एक महीने में, उतना पेट्रोल की बचत हो रही है। तो जिस दिन ज़्यादा लोग चलाने लग गए लिथियम बैटरी वाली स्कूटी या बसें या कार्स, ठीक है, तो समझ लो फिर पेट्रोलियम का क्या होगा। तो अब जब हाइड्रोजन आ जाएगा तब क्या होगा। और हाइड्रोजन तो ऐसा ईंधन है जिससे पोल्यूशन होना ही नहीं है। क्या नहीं होना है, पोल्यूशन नहीं होना है। शराब कारखाने से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए पूर्व व्यापारिक पायलट संयंत्र की स्थापना की गई है। शराब कारखानों से जो अपशिष्ट होता है, रेजिडुअल होता है, उससे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे। नवंबर 2005 में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप तैयार किया गया। 2005 नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप पे खास ध्यान देना है गया, जिसमें हाइड्रोजन पर आधारित 1 मिलियन वाहन को रोड पर चलाने के साथ साथ 2020 तक हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित 1000 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य था। पूरा नहीं हुआ शायद, लक्ष्य था। आगे, ये तो बॉक्स है, पहले इसको पूरा वो कर लो। अच्छा, ये खत्म हो गया, बॉक्स दिखाओ। देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL को खास ध्यान देना है आपने, द्वारा असोम के जोरहाट कहाँ पड़ता है, असोम में पड़ता है, देश के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की। इस संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। ध्यातव्य है कि यह संयंत्र 500 किलोवाट क्षमता के मौजूदा सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। जोरहाट याद रखना भी है आपने, असोम, क्या याद करना है, जोरहाट असोम, क्या देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र। क्लियर हो गया, आगे बढ़ोगे। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन। क्या राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। लाल किले की प्राचीर से जब कोई प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं तो छोटी मोटी घोषणाएं नहीं होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य है। मिशन के उद्देश्य, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना। जब हाइड्रोजन मिशन हमारा सफल हो जाएगा तो हमारे जो कच्चे तेल का हम आयात करते हैं वो निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर 2, देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। कब तक जलाओगे यार कोयला, कब तक धुआं फेंकोगे ऊपर, बिजली बनाते हैं हम। आज भी देश में ज्यादा बिजली कोयला जलाकर बनती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है उतने हमारे, ना पवन ऊर्जा है, ना क्या बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी है, ना ही न्यूक्लियर एनर्जी है। सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा की जाती है आज भी कोयला जला के पैदा की जाती है। उसको कम करना है, गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। दिख ही रहा है आपको पर्यावरण प्रदूषण के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे पता चल ही रहा है ना। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2047 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। हमें किसी देश पर निर्भर न रहना पड़े ऊर्जा के लिए। हम विकसित नहीं हो पाए, कारण यह था कि ऊर्जा के लिए हमें खाड़ी देशों पर निर्भर रहना पड़ा। किस पर निर्भर रहना पड़ा, खाड़ी देशों पर निर्भर रहना पड़ा।
जब जब हमने वहां तक पहुंच बनाने की कोशिश की तो अलग अलग रोड़े आए बीच में। कोई भी विकसित देश नहीं चाहता था कि भारत ऊर्जा तक पहुंचे। अगर भारत की पहुंच ऊर्जा तक हो गई तो भारत विश्व गुरु तो है ही, विश्व शक्ति भी बन जाएगा। और कोई भी जो विश्व शक्ति है वो नहीं चाहेगी कि दूसरा देश हमसे ऊपर आए। समझ में आए? तापी परियोजना थी, क्या नाम था उसका, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। पता था पहले ही सफल नहीं होनी है क्योंकि बीच में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान जैसे देश है। समझ में आया? फिर सोचा यार समुद्र से वो करें क्या, पाइपलाइन डालें, कई चीजें सोची। तो जब मैंने कहा नहीं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो पता चला यार ये भी तो है। उल्लेखनीय है कि इस मिशन की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी। प्रमुख बिंदु, 2047 तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे ऊर्जा में, देख लेना आप। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत अभी अपने तेल की मांग का 85% और गैस की मांग का 53% आयात करता है। इतना इंपोर्ट करता है भाई, 83% तेल और 53% गैस, और बाकी जो है वो घरेलू वहां से हो जाती है। 20% तो मुंबई हाई से ही होती है मेरे ख्याल से। कितनी? 20% गैस, पेट्रोल वगैरह जो भी है ना, या पूरे देश से। कोई नहीं, फिलहाल याद कीजिए 85% तेल और 53% गैस। प्रत्यक्ष रूप से हाइड्रोजन का प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में डीजल और सीएनजी के साथ तथा फ्यूल ईंधन सेल में करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि मिशन के उद्देश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का 25% आगे हम्म, 25% भारत द्वारा पूरा किया जाएगा। तुम परेशान मत हो, तुम पे गुस्सा नहीं हो रहा है ना। 25% भारत द्वारा पूरा किया जाएगा और इससे भारत को $10 ट्रिलियन का बाजार बनने में मदद मिलेगी। $10 ट्रिलियन का बाजार बनने में मदद मिलेगी 2050 तक। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का 25% भारत द्वारा पूरा किया जाएगा। सोच लो आप। समझ में आ रहा है कि भारत किस दिशा में जा रहा है? आने वाले समय में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेकर हर चीज बदलने वाली है। और 2050 तक आप सभी लोग रहोगे क्योंकि 2023 में हो, है ना। हम क्या नहीं बोल रहे, 2150 थोड़े बोल रहे हैं। अगर 2150 की बात होती तब मैं बोलता कि भाई हम लोग नहीं देख पाएंगे। 2050 तक आप सभी लोग युवा हैं, आप सब लोगों ने देखना, उस दिन याद करना इस चीज को, इस दिन को, कि बोला गया था कि भाई सब कुछ चेंज होगा। ठीक है। शीर्ष 5 हाइड्रोजन ईंधन फिलिंग स्टेशन वाले राष्ट्र। पहला चीन, स्टेशन कितने? 2015। यूएसए 767, ब्राजील 515, कनाडा 427, भारत 325 अभी। लेकिन आने वाले समय में भारत बहुत ऊपर होगा। इसके साथ हम आगे हरित ऊर्जा गलियारा, कॉरिडोर बोलते हैं गलियारे को। कॉरिडोर मतलब गलियारा। चरण 2, हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2। 6 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण की योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत लगभग 10750 किलोमीटर सर्किट पारेषण लाइन तथा सब स्टेशनों को लगभग 27500 मेगा वोल्ट एम्पियर MVA ट्रांसफर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने हेतु मंजूरी दी गई। इस परियोजना से 7 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को लगभग 20 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी में मदद मिलेगी। आप नहीं देख रहे हो, कई राज्य ऐसे थे जहां पहले
बिजली के तार तो जाते थे घरों के आगे से, लेकिन लोग कपड़े सुखाते थे, कॉन्फिडेंट थे नहीं आएगी इसमें बिजली, करंट भी नहीं आएगा। लेकिन आज उन राज्यों में आप देख रहे हैं 24 घंटे बिजली है। भाई हम तो ऊर्जा प्रदेश है। उत्तराखंड में तो पहले से ही आपको पता है लाइट जल्दी से नहीं जाती थी, और ये जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ तो जाती नहीं है। आपके मार्केट में चली जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। क्यों? कभी कभी जाती होगी, वो जब खंभे चेंज होते हैं, क्योंकि सारे विद्युत विभाग वाले लोग यहीं रहते हैं, यहाँ तो जाती नहीं। ये भी तो होता है, डिपार्टमेंट के लोग कहाँ रह रहे हैं। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन राज्यों में अब 24 घंटे क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ये विकसित होने की तरफ जा रहे हैं। जब कटौती होती है बिजली में तो ये माना जाता है कि यार देश इतना विकसित ही नहीं है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। ध्यातव्य है कि इस परियोजना का क्रियान्वयन 2021-22 से 2025-26 की अवधि में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 में हरित ऊर्जा गलियारा के प्रथम चरण को मंजूरी प्रदान की गई थी। 15-16 में प्रथम चरण को मंजूरी प्रदान की गई थी, द्वितीय चरण अब चल रहा है। इस प्रथम चरण में 8 राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। आगे अब है फ्यूल सेल्स। क्या है? ईंधन फ्यूल सेल। ईंधन फ्यूल सेल्स एक विद्युतीय रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है। ध्यातव्य है कि यह परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन तथा किसी अन्य ऑक्सीकारक से क्रिया करते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्यूल सेल, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स PEMFC, फॉस्फोरिक एसिड सेल्स PAFC, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स SOFC, आगे क्या है? डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स DMFC, डायरेक्ट एथेनॉल फ्यूल सेल्स DEFC तथा मॉल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स MOMCFC के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने फ्यूल सेल्स के लिए उपकरणों एवं सामग्री जिसमें नियंत्रण एवं यंत्रीकरण प्रणाली शामिल है संबंधी कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपसे PCS मेंस में साइंस एंड टेक वाले पेपर में क्वेश्चन पूछेगा फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। फ्यूल सेल्स अगर उसमें दे रखा होगा। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तराखंड की करता हूँ, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, है ना। जो भी आप PCS दोगे तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स और क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलो जी आगे। बिजली उत्पादन के लिए BHEL भेल, आपको पता ही है। BHEL आपके हरिद्वार में भी है और जगह भी है BHEL, या हरिद्वार में ही है? बताओ। आईडीबल खाली ऋषिकेश में थी या कहीं और भी थी? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड खाली ऋषिकेश वीरभद्र में थी या कहीं और भी थी? और यूनिट भी थी उसकी? सारी यूनिट बंद? ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, BHEL खाली हरिद्वार में है या कहीं और भी है इनकी जो यूनिट्स हैं? ने 25 किलो वोल्ट क्षमता के PAFC फ्यूल सेल्स का विकास एवं प्रदर्शन किया। SPIC साइंस फाउंडेशन ने भी एक 5 किलो वोल्ट क्षमता का फ्यूल सेल बैटरी हाइब्रिड वैन का विकास एवं प्रदर्शन किया है। निर्बाध बिजली उत्पादन के लिए SPIC साइंस फाउंडेशन द्वारा विकसित एक 3 किलो वोल्ट PEFC क्षमता के संयंत्र में इस समय परिशोधन कार्य किया जा रहा है जिससे इसकी क्षमता में सुधार किया जा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ है? आंसर हैदराबाद में मिथेनॉल के प्रयोग से चलने वाली 50 किलो वोल्ट क्षमता की फ्यूल सेल प्रणाली के विकास पर कार्य चल रहा है जिसे बाद में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा सकेगा। हाँ जी, BHEL भोपाल, विशाखापट्टनम, तिरुचिरापल्ली और हरिद्वार। पहली बार पता चला? ठीक। हम जो देखते हैं हम वही मान के चलते हैं। हमारे सामने हरिद्वार था, हमने BHEL देखी, हमें लगा यही है बस, है ना। भोपाल में है, तिरुचिरापल्ली में, विशाखापट्टनम में है और हरिद्वार में। ठीक है। बैटरी से चलने वाले वाहन, बैटरी चालित वाहनों के लिए उच्चतम क्षमता वाली बैटरियों जैसे निकिल धातु के हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट,
निकिल धातु के हाइड्राइड को हाईलाइट करना है आपने। लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर्स, जम्मू कश्मीर लद्दाख जब ये 2 यूनियन टेरिटरी बनी, पता चला लिथियम के भंडार हैं वहां पर। कहां पर? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से, ठीक है। लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर्स, इलेक्ट्रोलाइट बैटरियां तथा सुपर कैपेसिटर्स, संधारित्र बोलते हैं हिंदी में, कैपेसिटर्स को क्या बोलते हैं? संधारित्र, सुपर कैपेसिटर्स से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है। बिजली से चलने वाले स्कूटर को चलाने के लिए विकसित की गई निकिल धातु हाइड्राइड बैटरियों को का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। अच्छा, अब देखो होता क्या, जैसे ही कहीं पर साइंस आती है ना, वहाँ पे जो साइंस वाले होंगे उनका दिमाग साइंटिफिक हो जाता है। वो चाहते हैं कि हर चीज एक्सप्लेन हो बिल्कुल। क्या लिथियम पूरा मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताया जाए कि लिथियम का स्थान कौन सा है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन पूरा सुनाया जाए टीचर के द्वारा। ये नहीं भाई, इतना समय नहीं होता है पीछे। आपने क्या करना है, आपको पता है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों के बारे में अगर कभी प्रश्न बन गया तो आपको किस किस चीज पर ध्यान देना? निकिल धातु के हाइड्राइड। अब आप नॉन साइंस वाले बोलेगा ये हाइड्राइड क्या होता है, तो क्योंकि सिलेबस होता है बहुत ज्यादा क्या वाइड, इतना ज्यादा होता है कि अगर हर एक चीज को हम समझने लग गए तो भैया फिर तो या तो पंचवर्षीय योजना बना के लाओ कि 5 साल है हमारे पास, आराम से पढ़ाओ सब चीज समझाते हुए। कुछ चीजें क्या हैं ये हमने पढ़ी, इसको मान के चलना है कि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है निकिल धातु के हाइड्राइड इंपॉर्टेंट है, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट बैटरियां तथा सुपर कैपेसिटर्स इंपॉर्टेंट है। क्या है? सुपर कैपेसिटर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या इस परीक्षा में मेन चीज है लिखना। क्या क्या है? लिखना। और लिखना मतलब सही लिखना, और सही लिखने के लिए 2 चीजें हैं। या तो पूरा R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरा जाओ अंदर तक, कैसे बनती है बैटरी और क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। और जो इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं वो टॉप पर है, और जबकि उतना नहीं आना है। आपके पास छोटा सा लिखने के लिए आएगा, आपने हल्का सा लिखना है। तो 2 तरीके से, या तो समझ कर लिखो, समझ कर लिखने में लगेगा बहुत टाइम, और एक होता है आपने पढ़ लिया, आपने अंडरलाइन किया, आपने इन पॉइंटों को क्या कर दिया, याद किया, ठीक है। एक आपने फ्लो चार्ट बनाया कि इस पे लिखना है, इस पे लिखना है, इस पे लिखना है, इस पे लिखा, और आपने नंबर प्राप्त किया, आप बन गए। कम समय में अगर आप अचीव करते हो तो मान के चलना कि आपकी प्लानिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, और आपने 10 साल लगा दिए तो समझ लेना कि कहीं कुछ गड़बड़ था। समझ में आगे बढ़ो। ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना, ये क्या चीज है? दिसंबर 2021 में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये महारत्न कंपनी भी है। एनटीपीसी थर्मल वाली जो है वो महारत्न कंपनी है। एनटीपीसी लिमिटेड ने अपनी अनुषंगी शाखा एनटीपीसी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की। यह भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा संग्रहण परियोजना है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा संग्रहण परियोजना कौन सी है? आपने बोलना है कौन सी? एनटीपीसी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। बस इतने में आपका प्री का काम हो गया। ज्यादा अगर देखना चाहते हैं मोबाइल पे जाइए, वहां पर उसको सर्च कीजिए, पूरा प्रोजेक्ट देखिए, क्या प्रोजेक्ट है, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, वो सब बता देंगे। बट मुझे लगता है कि प्री के लिए इतना काफी है, ठीक है। इस परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। उल्लेखनीय है कि हरित हाइड्रोजन आगे पवन व सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। खत्म। अगला, भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसको बोलते हैं इरेडा।
एक है उरेडा, उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछता है तब आपने बोलना उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगर उत्तराखंड में पूछेगा तो यहाँ बोलते हैं उरेडा, और अगर देश का पूछेगा तो तब बोलना आपने इरेडा, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनता है, उरेडा से भी बनता है, इरेडा से भी बनता है, दोनों को आपने क्या करना, ध्यान देना है। अथवा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी एक ISO 9001:2015 प्रमाणित सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो ग्रिड की अन्योन्य क्रिया अक्षय ऊर्जा परियोजना का वित्त पोषण करती है। अक्षय ऊर्जा परियोजना का को पैसा वित्त कौन देती है? आंसर ये कौन? IREDA, इरेडा, जिसको कि ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त है। इसका मतलब अच्छी, ISO अगर किसी को मिल गया इसका मतलब बेस्ट। ठीक है, इस एजेंसी की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। यह अक्षय ऊर्जा 87 को हाईलाइट करना आपने, 87 को। यह अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा कुशलता संरक्षण परियोजनाओं को इस तरह की परियोजना स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आगे, शीर्ष अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले राष्ट्र कौन है? प्रथम नंबर पे चीन है, द्वितीय नंबर पे USA, तीसरे नंबर पे ब्राजील, चौथे नंबर पे कनाडा, पांचवें नंबर पे भारत। पांचवें नंबर पे भारत। अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर पांचवा। शीर्ष अक्षय ऊर्जा उपभोग सबसे ज्यादा चीन करता है, दूसरे नंबर पे USA, तीसरे नंबर पे ब्राजील, चौथे नंबर पे जर्मनी, पांचवें नंबर पे भारत। उपभोग में कौन है, कौन से स्थान पर है भारत? पांचवें स्थान पर। आगे, अब ये तो पुराना हो गया वैसे, कितना है इसमें बचा हुआ? ठीक, पहले ये इसको कर लो। कहाँ गए हो? नहीं, इसके बाद ये है, इसके ऊपर भी तो कुछ होगा। क्या है ये? पहली योजना क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई पहली योजना, हालांकि पुरानी हो गई। जनवरी 2015 से LPG सिलेंडर से जुड़ी बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम थी, क्या बोलते थे उसको? DB, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBTS, है ना। पहल एक योजना है जिसमें रसोई गैस पर मिलने वाले अनुदान सब्सिडी के पैसे सीधे लोगों के खाते में पहुंचते हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुदान को गलत हाथों में जाने से रोककर उसे युक्त संगत बनाना। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत पुराना है, क्योंकि अब तक इस योजना में 22.4 करोड़ से ज़्यादा LPG उपभोक्ता जुड़ चुके हैं। विश्व की अब तक की विशालतम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होने के कारण पहली योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और आपको पता होगा जो आपने सब्सिडी छोड़ी है उसकी वजह से उज्ज्वला जैसी योजनाएं चली हैं। क्या हुआ है? उज्ज्वला में आपके सब्सिडी छोड़ने से गैस सिलेंडर बटे हैं उन गरीब परिवारों को जिनके पास नहीं थे। ठीक है, 15 जनवरी 2022 को भेल BHEL ने भारत, BHEL है भेल, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला कोयले से मेथनॉल संयंत्र की स्थापना हैदराबाद में की है। हैदराबाद, कोयले से मेथनॉल, कोयले से मेथनॉल संयंत्र की स्थापना हैदराबाद में की। आगे, ऊपर करो उसे, ऊपर नहीं, हाथ से ऊपर करो ना। ज्ञातव्य है कि मेथनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज के इंजनों को बिजली देने और पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड
NCEF क्या है? ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं व संबंधित अनुसंधान कार्यों के वित्तीयन हेतु एक नेशनल क्लीन एनर्जी फंड NCEF के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2011 की बैठक में मंजूरी प्रदान की थी। कोयला, लिग्नाइट व पीट पर 50 रुपये प्रति क्विंटल का उपकर सेस लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन को कम करने के लिए या हतोत्साहित करने के लिए कि भाई कोयले का उपयोग कम करें, इसलिए सेस लगाया गया। 50 रुपये प्रति क्विंटल का उपकर यानी सेस लगाकर ऐसे कोष के गठन का प्रस्ताव 2010-11 के केंद्रीय बजट में किया गया था। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए की जा रही पहलों का वित्त पोषण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना तथा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान या इससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए वित्त पोषण करना है। आगे खत्म? चलिए।